मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि मुझे डोनेशन दो। मैंने कहीं नहीं, हाँ मैं सिर्फ इतना बोला हूँ कि मेरी बहन की शादी होने वाला, शादी करना है और दूसरा भाई को पढ़ाना है, तीसरा अपना घर नहीं। मेरे रिक्शा चलाने के देखते हुए और मेरा घर परिवार का स्थिति देखते हुए अब आप बताइए कि जो पत्नी अपना पति को स्वीकार ही ना करे, पति का इज्जत ही ना करे, ना मान सम्मान दे, और पहला बात कहता है कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, लड़का रिक्शा चलाता है और मुझे छोड़ के चली गई। मुझे इतना कष्ट हुआ, इतना मेरे आत्मा में कलेश हुआ कि मैं सहन नहीं कर सका। तो इसलिए मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो यही बात में मेरी शादी हुई नहीं है। ऐसा शादी क्या, 4 ब्लॉक से पहले एक मंदिर है, वहाँ हम हमको तबीयत खराब हो गया, हम रिक्शा पर ही सो गए और इंटरव्यू नहीं दे पाए। उसके बाद घर आए तो लोगों का तांता लग गया कि ये बुलाओ उसको, ये है वो है, इंटरव्यू नहीं दे रहे तो झूठा आरोप छापेंगे, ये है। नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार, बोलो जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बैठे हैं दीपक भाई, दीपक रिक्शा वाला के नाम से आज पूरा बिहार उनको जान रहा है। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी वेलकम। मुझे पहचाना आपने? हाँ हाँ मैं पहचाना, मेरा सबसे पहला इंटरव्यू आप ही ने लिया था। इसी चैनल ने लिया था? हाँ इसी चैनल ने। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊंगा और वगैरह वगैरह, क्या बोलूं, यही सब बात है। सबसे पहली जो आपकी इंटरव्यू थी जो मैंने लिया आपका, उस वक्त तो मैं ये जानकर नहीं आया था आपके पास कि दीपक जी बहुत बड़े कलाकार हैं, दीपक जी के अंदर इतना हुनर छुपा है। हम तो एक रिक्शे वाले की परेशानी ढूंढने बोलो जिंदगी की ओर से सड़कों पर निकले थे, आप भी मिले, आपसे भी जाने, और बात करने के दरमियान हमें ये मालूम चला कि आपके अंदर एक हुनर है जो कुछ बड़े सितारों का आप मिमिक्री करते हैं। फिर हमने करवाया और आपने किया। तब तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि आप मिमिक्री करके पैसा कमाना चाहते हैं या पैसे के लोभ में ऐसा करते, तो कैसे कुछ नहीं था? ना ना, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। आप तो हमको देख ले कि कोरोना काल चल रहा था, कितना हम तकलीफ उठा रहे थे और मैंने मिमिक्री करके, मिमिक्री के अंदाज में कोरोना के प्रति बताया गया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। और एक चीज मैं और आपको याद दिला दूं, और आजकल जो चल रहा है मीडिया में इनके लिए, वो भी बता दूं कि आपसे मैंने कहा था कि आप गाने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो एक गाना हमें सुनाइए। और बखूबी आपने मेरा दिल जीता था, क्योंकि आप गाना भी गाए थे तो दहेज के खिलाफ। हाँ, दहेज की जो पीड़ा थी उसको आपने अपने गाने में रखा। हाँ, आपने बोला कि आप सॉन्ग भी गाते हैं क्या, तो मैंने कहा कि मैं तो गायक तो नहीं हूँ। मैंने ये नहीं बोला था, मैंने हाँ गाते तो हैं लेकिन मैं दहेज प्रथा पे गाना गाऊंगा। मैं कहीं सुना था, फिर मैं वही गाना आप लोगों को गा के भी सुनाया था। और आप पे आज आरोप लग रहा है कि आप दहेज उगाही कर रहे हैं। चलिए, दूसरी चीज, अब जो है आप बहुत डरे हैं, सहमे हैं, क्योंकि मैं जब जिस दीपक से मिला था ना, एक्चुअली ये वो दीपक नहीं है। जब भी मैं इनसे पहले मर्तबा मिला या फिर उसके बाद भी कभी कभी अगर मुलाकात हुई तो जो चंचलपन था इनके अंदर वो खत्म हो गया है। पता नहीं क्यों, आप बेशक ज्यादा जानते होंगे कि अगर किसी का इतना ट्रोल होगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। झूठ और सच क्या है, इसके लिए हरकंप मचा हुआ है हर सोशल मीडिया में, छोटे बड़े हर सोशल मीडिया में, हर कोई किसी को कुछ ना कुछ खुलासा करना चाहते हैं। अब हम शांति से आपको खुलासा करते हैं। क्या खुलासा चाहिए वो आप दीपक जी यहाँ पर सब कुछ से बताएंगे। दीपक जी, यहाँ पर आरोप लगा है कि आपने अपने बहन के लिए जो दहेज मांग रहे हैं, क्या कहीं पर? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया। मैं जब भी इंटरव्यू दे रहा हूँ तो शालीनता के साथ दे रहा हूँ। मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि मुझे डोनेशन दो, मैंने कहीं नहीं। हाँ मैं सिर्फ इतना बोला हूँ कि मेरी बहन की शादी होने वाला, शादी करना है और दूसरा भाई को पढ़ाना है, तीसरा अपना घर नहीं है। लेकिन मैं किसी से ही नहीं कहा कि मुझे डोनेशन दीजिए। अब लोग डोनेशन दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, चाहे जात के नाम पे दे रहे हैं, धर्म के नाम पे दे रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता दे रहे हैं। सबसे ज्यादा डोनेशन का योगदान तो दे रहे हैं मजदूर, अच्छा स्टूडेंट, किसान वगैरह वगैरह। तो मैं डोनेशन किसी से मांगा नहीं हूँ। लोग दे रहे हैं कि भाई एक गरीब रिक्शा वाला है, बहन की शादी नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहन का आयु 30 हो गया, 30 साल बहन का आयु हो गया, क्या कारण है भाई, गरीबी कारण नहीं हो रहा है, तो लोग डोनेशन दे रहे हैं। तो बताइए हम दहेज किससे मांगे थे? अगर हमको दहेज देना ही होता तो बहन की शादी पहले नहीं कर लिए होते हैं। ये तो यही सब बात है भैया। दूसरा आरोप जो आप पे लोग लगा रहे हैं कि आपकी बहन की लव मैरिज हो चुकी है। कोई मैरिज सर्टिफिकेट है क्या आपके पास? कोई सर्टिफिकेट, कोई फोटोग्राफ शादी की? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी कितना बार हो चुका कि बहन को मैं रिक्शा में खुद बहन को बिठाकर वहां ले जाता था जहां मेरी बहन मैंने वीडियो एडिटिंग का काम करती थी। अगर कोई लड़का होता, अगर मेरी बहन किसी से प्यार भी करती या लव मैरिज का मामला होता तो सबसे पहले तो मैं जाकर उससे मिलता। लेकिन मैंने तो आज तक देखा ही नहीं कि मेरा बहन का पति कैसा है, और मैं सब जनता को भी दिखाता कि ये मेरा बहन का पति है। लेकिन इधर 2, 2.5, 3 साल से मेरी बहन एक लड़का को जानती थी,
उससे मतलब बातचीत होता है। तो मेरी बहन बोली कि भैया एक लड़का हम पसंद किए हैं। तो बोले ठीक है भाई, पैसा वैसा हो जाएगा तो उसी से शादी किया जाएगा। और वो लड़का मतलब इतना अच्छा निकला, वो पहले ही बोल चुका है कि हम एक पैसा नहीं लेंगे, हमको सिर्फ शादी करना है। पहले तो मेरे भी मन में डाउट लगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब लड़का को हम देखें तो मुझे लड़का अच्छा लगा कि भाई मेरी बहन के लिए बिना दहेज के साथ शादी कर रहा है। और आप यकीन मानिए, कभी कभी वो मेरे घर में आता था तो मेरे पापा जी फोन करे कहते थे, हाँ बेटा कहाँ हो? तो हम बोलते थे पापा अभी डाक बंगला में, अभी घर मत आना, से लड़का आया हुआ है, देखेगा कि भाई रिक्शा चलाता है। तो हम कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सच्चाई छिपाने की जरूरत है, अगर जानता है लड़का रिक्शा चला रहा है क्या बात है, आखिर बहन की शादी हो रहा है, अभी हम रिक्शा चला रहे हैं और आगे जाने का तो फिर दिक्कत न हो जाएगा। चलिए दीपक भाई, इसके बाद जो एक आरोप आप पे और लगाते हैं लोग, ये पूछते हैं कि आप कह रहे थे कि शादी नहीं हुई है और आपकी शादी हो चुकी है, तो क्या कारण है जो आपने लोगों से कहा कि मैं शादी नहीं हुई है? मैं इतना हरासमेंट हो गया हूँ कि ऐसा शादी करने से क्या फायदा। मेरे रिक्शा चलाने के देखते हुए और मेरा घर परिवार का स्थिति देखते हुए अब आप बताइए कि जो पत्नी अपना पति को स्वीकार ही ना करे, पति का इज्जत ही ना करे, ना मान सम्मान दे, पहला बात कहता है कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, लड़का रिक्शा चलाता है और मुझे छोड़ के चली गई। मुझे इतना कष्ट हुआ, इतना मेरे आत्मा में कलेश हुआ कि मैं सहन नहीं कर सका। तो इसलिए मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो यही बात है, मेरी शादी हुई नहीं। ऐसा शादी क्या फायदा, ऐसा शादी। कहा था कि आपकी पत्नी ने भी ये मना किया है, कहने से आपको कह दिया था कि नहीं, आपको किसी से कहना ही नहीं है कि मेरी कोई शादी हुई है। हाँ, ये बात कह दिया कि किसी के सामने जिक्र नहीं करना है कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई, कभी किसी सामने कहना नहीं है। तो मैंने अपने आप को फिर से अनमैरिड मान लिया कि मेरी शादी नहीं हुई है। और यही बात मैं हर इंटरव्यू में बोलते आया। इसके लिए तो मेरा पर्सनल मामला है, मेरा पर्सनल मामला मैंने इसे छुपा कर रखा था, मैं मीडिया से उजागर नहीं करना चाहता था। अब लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं तो मैं क्या कहूँ, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं अपना खुल कर नहीं बोलना चाह रहा था, मगर बोलना पड़ रहा है। चलिए दीपक जी, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा कि आप तो खुद ही जाकर के सब लोगों को इंटरव्यू दिया करते थे, खुशी खुशी अपना डायलॉग बाजी जो करते थे, मिमिक्री करते थे, फिर आज ऐसा दिन क्यों आ गया, क्या नौबत आ गया? दीपक जी बिल्कुल सच बोलिएगा कि आज दीपक जी घर में क्यों दबकर रहना पड़ रहा है, क्यों गेट पर ताला लगाना पड़ रहा है? हम तो 3 दिन से लगातार डायलॉग सबको मतलब टाइम दे रहे थे, 3 दिन से लगातार सुबह से लेकर शाम तक सबको इंटरव्यू देते आ रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि मेरा तबीयत खराब था और कॉल पे कॉल आ रहा था और मैं मोबाइल पे मैं हैंडल नहीं कर रहा था। मेरे एक जान पहचान के थे, वही बोले भाई हमको तो मोबाइल चलाना आता नहीं है, मेरे मोबाइल को आप ही चलाइएगा। तो मैं वही मोबाइल चलाते थे, तो बोला कि आप तैयार होइए और लोग आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, फिर भी मैं बोला कि नहीं भाई, किसी का मतलब अरमान नहीं तोड़ना चाहिए। तो मैं तो रिक्शा नहीं चला पा रहा था। तो मेरे एक परम मित्र गांव से मेरा वीडियो देख कर आए थे, तो उसको तो रिक्शा चलाना आता नहीं था, मतलब उसको 20 मिनट लग गया इनकम टैक्स पार करने में, हाथ देकर धीरे धीरे पार किया, हमको बैठा के ले गया। ठीक 8 ब्लॉक से पहले एक मंदिर है, वहाँ हमको तबीयत खराब हो गया, हम रिक्शा पर ही सो गए और इंटरव्यू नहीं दे पाए। उसके बाद घर आए तो लोगों का तांता लग गया कि ये बुला उसको, ये है वो है, इंटरव्यू नहीं दे रहे तो झूठा आरोप छापेंगे, ये है वो है। अभी तक फिर मेरा तबीयत अभी खराब ही चल रहा है। ऐसा कहा गया आपसे कि अगर इंटरव्यू नहीं देंगे तो हम आपको झूठा आरोप बनाकर? हाँ, रिकॉर्डिंग रखा है, जो मेरा मोबाइल चलाते थे वो रिकॉर्ड करके रखा है। हम चाहते हैं अगर सुना दिया जाए तो अच्छी बात है। चलिए, वो मैं रिकॉर्डिंग में कोशिश करूंगा कि आप वो दिखाएं, दर्शकों को दिखाएं कि ऐसी प्रताड़ना की जाती है। वो एक उभरते कलाकार थे जिसके हुनर का हमें और आगे बढ़ाना चाहिए, एक नया मंच देना चाहिए। उसे हम कितना प्रताड़ित करते हैं, कितना तोड़ते हैं। चलिए दीपक जी, और मैं एक चीज कहूंगा, ये सब बात आरोप प्रत्यारोप लगी रहेगी, आप परेशान भी है, मेंटली काफी हरास है, मैं देख रहा हूँ, वो देखने से लग रहा है आपको। एक चीज, मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था, जी। आपके हुनर ने मेरा दिल जीत लिया था। हाँ, वो तो आप ही बताएंगे ना। और मैं आज फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ कि दीपक टूटा है या फिर जिंदा है, अभी है हिम्मत? हाँ, हिम्मत तो है, हिम्मत अभी भी है। दीपक तो जानते हैं कि वो कहता है ना कि वो कितना भी मतलब आंधी आए फिर भी जलता दीपक वाला क्या दोहा है, हम तो पढ़ नहीं पाए थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। दीपक हार नहीं माना है, जलने की कोशिश करेगा। फिलहाल मेरे अंदर अभी तेल नहीं है, जिस दिन तेल आ गया तो ये दीपक जलने की कोशिश करेगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, मेरा तेल निकाल रहे हैं जी। फिर जगह मेरे अंदर तेल आएगा फिर मैं जलूंगा। दीपक का काम होता है जलना और मैं जल रहा हूँ, यही सब बात है। चलिए बहुत शुक्रिया।